नमस्कार, मैं संदीप कुमार स्टार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस हिस्ट्री वाले पोर्शन का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। ये पूरा चैप्टर हम लोग बेहतर ढंग से पढ़ चुके हैं। उसके अलावा इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो भी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके उसको पहले देख लें। और आज के इस वीडियो में हिस्ट्री के चैप्टर 1 यानी यूरोप के राष्ट्रवाद का जितना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में या तो पूछा गया है या तो पूछने की संभावना है। नॉर्मल सी बात है, अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो एग्जाम्स में भी कई बार पूछे गए होंगे, इसीलिए हम लोग ईयर मेंशन भी कर दिए हैं बगल में, जिससे आप अंदाजा लगा पाओ या देख के समझ में आ पाए किस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं। उसके अलावा ये क्वेश्चन आंसर से पहले अगर आप थ्योरी क्लास देख लोगे अच्छे से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो ये सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हिस्ट्री चैप्टर 1 के सभी इंपॉर्टेंट लघु प्रश्न यानी शॉर्ट प्रश्न। यहां पर दिया भी है VBI शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, चैप्टर 1 के। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का पहला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। ये प्रश्न 2011 और 15 में भी पूछा जा चुका है। कह रहा है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। ठीक है, ऐसे तो कई सारे लोगों का इटली के एकीकरण में योगदान था। अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में देखोगे तो बेहतर समझ में आएगा। इसमें देखते हैं आंसर क्या कह रहा है। कह रहा है मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में ये आता है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कह रहा है मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर उसने कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की। अगर आपको ध्यान हो तो हम बताए थे कार्बोनरी एक दल था, गुप्त दल था, जिसका सदस्य मेजनी था। वही कह रहा है राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित होकर उसने कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की एवं गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार था। मेजनी क्या था भाई? गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं साहित्यकार भी था। उसके लेखों से इटली के लोगों में उत्साह और राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। यानी मेजनी कई सारे लेख लिखते हैं जिससे राष्ट्रवाद की भावना इटली के लोगों के मन में विकसित होती है। उसके बाद कह रहा है 1830-31 के विद्रोह में उसने सक्रिय भूमिका निभाई। यानी इटली के अंदर जो 30-31 का विद्रोह हुआ था उसमें इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। गणतंत्रवादी उद्देश्यों का प्रचार करने के लिए उसने यंग इटली तथा यंग यूरोप का गठन किया था। जैसे कि आपको याद हो, हम बताए भी थे मेजनी के द्वारा पहले यंग इटली की स्थापना की गई और फिर अपने विचारों को और बेहतर ढंग से पूरे यूरोप में फैलाने के लिए यंग यूरोप की भी स्थापना की गई। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है तो ध्यान रखेंगे। का गठन किया, वो ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना चाहता था। वो चाहता क्या था कि इटली जो ऑस्ट्रिया के प्रभाव में है वो मुक्त हो जाए। और 1848 ईस्वी में इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु वो असफल रहा। उसने बहुत प्रयास किया कि इटली का एकीकरण कर पाए, पर वह इटली के एकीकरण कराने में सफल नहीं रहा, असफल रहा। और उसे क्या करना पड़ा भाई? पलायन करना पड़ा। ठीक है, ये था इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान। यानी वो बहुत कोशिश करता है, इतनी कोशिश करता है कि सोचो उसके कोशिश के आधार पे सफल नहीं भी हुआ, फिर भी मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाने लगा। उसने कार्बोनरी दल की सदस्यता भी ग्रहण कर ली और इटली को एक करने के लिए उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नामक गठन भी बनाया। ठीक है, प्रयास किया पर सफल नहीं हो पाया और उसे लास्ट में क्या करना पड़ा? इटली छोड़कर पलायन करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगर आप
शॉर्ट क्वेश्चन या ये क्वेश्चन आंसर भी बेहतर ढंग से पढ़ते हो ना, कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं मेन की से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मेजनी के बारे में ही है। कह रहा है मेजनी कौन था? वहां पे था मेजनी के इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। ठीक है, यानी इसमें योगदान पूछा है और इसमें मेजनी के बारे में पूछा है, तो ऑलमोस्ट आंसर सेम ही होते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको एक भी याद होगा ना तो आप लिख दोगे तो पूरा में पूरा मार्क्स आ जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है कि सर दो को याद करना पड़ेगा, नहीं, थोड़ा डिफरेंट होता है, पर आप लिख दोगे सेम फिर भी गलत नहीं होता है, सही हो जाता है। यहाँ पे है मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता था। ठीक है, वही है, वो सेनापति होने के साथ साथ जनतांत्रिक विचारों का समर्थक था तथा साहित्यकार भी था। वो पेशे से साहित्यकार भी था। अभी पिछले देखें उनके साहित्यों से पूरे इटली में बहुत लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना भी उत्पन्न हुई थी। उसने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए 1831 में यंग इटली की स्थापना की थी। यंग इटली, और इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे मेजनी यंग यूरोप की भी स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद है मेजनी का उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना तथा संपूर्ण इटली का एकीकरण कराना था। ठीक है, तो इटली जर्मनी कौन था? अब सॉरी, मेजनी कौन था? तो कह रहा है मेजनी जिसको इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा भी कहा जाता था, वह गणतांत्रिक विचारधाराओं का एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। वो साहित्यकार भी था तथा जनतांत्रिक विचारों का समर्थक भी था। उसने इटली को एक करने के लिए यंग इटली की भी स्थापना की थी और वो चाहता था ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली क्या हो जाए? आजाद हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया? स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया? मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया? ध्यान रखेंगे ये प्रश्न 25 में इसी साल पूछा भी गया है। ठीक है, फर्स्ट सीटिंग में ये प्रश्न पूछा गया था, आया था। तो ध्यान रखेंगे फ्रांस के अंदर 3 क्रांति हुई थी, अगर आपको याद हो तो हम बताए थे। एक 1789 की क्रांति, नवासी की क्रांति, एक 1830 में और एक 1848 में। ये मुख्य रूप से 3 क्रांति हुई थी। तो जो तीसरी क्रांति हुई थी लुई फिलिप के खिलाफ, उसने ही इस नीति का अवलंबन किया था। आइए चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कह रहा है फ्रांस का लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, यानी एक अच्छा शासक था, ऐसा नहीं है कि खराब था, क्योंकि जनता ही तो उसको चुन के बनाई थी। फ्रांस का लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था। बहुत सारी चीजों को एक ही बार कर लेना चाहता था और लोगों को खुश करने के चक्कर में बड़ा पड़ा रहता था। ठीक है, इंसान सबको कभी खुश नहीं कर सकता, पर यह सबको खुश करने के चक्कर में पड़ता था। ठीक है, कह रहा है फ्रांस का लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। कह रहा है कि इसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, कि विरोधी खुश हो जाए, हमारे समर्थन में आ जाए। ठीक है, विरोधियों को खुश करने के लिए क्या करता है? स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करता है और इसी नीति के तहत वो क्या करता है? गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लेता है। और गीजो जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, जो किसी भी बदलाव को होने ही नहीं देना चाहता था, वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया, जिससे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी और जो अल्पमत में भी थे। यानी
कहने का मतलब है कि गीजो, जिसको इसने प्रधानमंत्री नियुक्त किया, वो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, वो चीजों का बदलाव करना नहीं चाहता था। और लुई फिलिप क्या किया, पूंजीपतियों के साथ, पूंजीपतियों को अपने साथ रखना पसंद किया, ठीक है, जिनका कोई मन नहीं था शासन में, कोई रुचि नहीं थी शासन में, और अल्पसंख्यक भी थे, ठीक है, जिसके विरोध में आगे चलकर इसके प्रति फ्रांस में तीसरी क्रांति भी हुई थी, जिसको 1848 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन था आपका, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था? तो लुई फिलिप ने किया था, ठीक है। और क्यों किया था? सबको खुश करने के चक्कर में किया था, अपने विरोधियों को खुश करने के चक्कर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? वियना कांग्रेस पूछे या वियना सम्मेलन, कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों एक ही है। ये भी क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल भी पूछा गया था, 2021 में भी पूछा गया था ये प्रश्न, ठीक है। वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? आप लोग को बताए थे कि 1815 में नेपोलियन के हराने के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के अंदर यूरोप की सभी शक्तियां मिलकर एक सम्मेलन करती हैं, उसी सम्मेलन को कहते हैं वियना सम्मेलन, ठीक है। और उस वियना सम्मेलन के अंदर चीजों को पुनर्स्थापित करने का उद्देश्य था। और उस वियना सम्मेलन का जो अगुवाई किया था, जो अध्यक्षता किया था, वो मेटरनिक का ही चांसलर, सॉरी क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिया का ही चांसलर था मेटरनिक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? तो पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। बाकी इसमें देखते हैं, कह रहा है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। नेपोलियन जब फ्रांस का सम्राट बना था 1804 में, तो उसने पूरे यूरोप में जगह जगह जाके लड़ाइयाँ की थी और उसे जीता था, वहाँ पे अपनी व्यवस्था और अपने तरीके से व्यवस्था लागू करने की कोशिश की थी। तो जब ये सब जीत गए लोग, ठीक है, कहाँ कह रहा है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना, यानी शांति व्यवस्था को दोबारा लाना जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। और क्या उद्देश्य था भाई? ये तो एक उद्देश्य था ही, पर और क्या था? गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी उसका विरोध करना। यानी वियना कांग्रेस का एक उद्देश्य यह भी था कि नेपोलियन जो फ्रांस की क्रांति में किया था, जिसके बाद फ्रांस गणतंत्र और प्रजातंत्र का प्रचार प्रसार कर रहा था, लोग इससे देख के सीख रहे थे, उसका विरोध करना भी, और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। और जो व्यवस्थाएं पुरानी चलती आ रही हैं, रूढ़िवादी हैं, उसी को फिर से स्थापित करना भी वियना कांग्रेस का उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। और वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन के बाद से ही जो 1815 में हुआ था, 1815 में हुआ था, इसके बाद ही नेपोलियन युग की समाप्ति हो जाती है और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक के नाम से मेटरनिक युग की शुरुआत, क्योंकि वियना कांग्रेस के अंदर मेटरनिक की विचारधारा ज्यादा प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2025 में है, इस चैप्टर से 2025 में काफी क्वेश्चन आए हुए थे, तो ध्यान रखिएगा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोले इस चैप्टर के पहले थ्योरी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो को भी देखें, ज्यादा सहयोग करेगा आपके लिए। नेक्स्ट है, जलवेरिन का गठन क्यों हुआ? जलवेराइन भी कहीं कहीं लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। पहले जान लेते हैं जलवेरिन क्या था। जर्मन में व्यापारियों का एक संगठन था, व्यापारियों का एक संगठन था जलवेरिन, ठीक है, ध्यान देंगे। तो कह रहा है जलवेरिन का गठन क्यों हुआ? क्यों हुआ भाई? 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी इस साल, ध्यान देंगे, सेकेंड सीटिंग में पूछा था। कह रहा है जर्मनी व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रशा के
नेतृत्व में जलवेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया था। क्वेश्चन क्या था, जलवेरिन का गठन क्यों हुआ था? तो जलवेरिन का गठन क्यों हुआ था भाई? तो जर्मन के व्यापारियों के द्वारा आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए, यानी आर्थिक रूप से जितने भी व्यापार चल रहे हैं उनकी समानता के लिए प्रशा के नेतृत्व में गठन क्यों हुआ था भाई? तो आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए इसका गठन हुआ था। आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रशा के नेतृत्व में, जो जर्मन का एक प्रमुख राज्य माना जाता था उस समय, प्रशा के नेतृत्व में जलवेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया गया। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ देगा जलवेरिन कैसा संगठन है, तो एक आर्थिक संगठन है या व्यापारिक संगठन है लिखिएगा, ठीक है। संघ ने जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रवादी अभी तक संगठित नहीं हो पाए। इन्होंने बहुत कोशिश की, फिर भी जर्मन राष्ट्रवादी संगठित नहीं हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेन ये है, मेन इतना ध्यान रखेंगे कि गठन क्यों हुआ था, तो इसका गठन हुआ था आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है? सबसे पहला, ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है? क्योंकि इसी की भावना उत्पन्न होने की वजह से सब चीज हुआ था। तो हम बताए थे राष्ट्रवाद पूछे तो सबसे सिंपल और आसान डिफिनेशन ये है राष्ट्रवाद का कि देश के प्रति प्रेम की भावना ही क्या है? राष्ट्रवाद है। पर जब आप लिखने जाओगे तो थोड़े बेहतर तरीके से लिखोगे तो ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो बेहतर तरीके से कैसे लिख सकते हैं? तो देखिएगा राष्ट्रवाद क्या है। कह रहा है राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व में राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता एवं परस्पर प्रेम की भावक बनती है, प्रेम की वाहक बनती है। हम कह रहे हैं वही क्या गलती है, रिफ्लेक्शन की वजह से ना कई बार वर्ड्स अच्छे नहीं दिखते हैं। आप लोग को कैमरा में अच्छे दिखते हैं पर लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन हो जाता है तो दिक्कत हो जाए। चलिए छोड़िए उसको, ये देखते हैं राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक प्रकार की भावना है जो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले, यानी किसी भी एरिया में रहने वाले, या किसी एक संस्कृति में रहने वाले, या किसी एक सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की और प्रेम की वाहक बनती है, यानी भावना है, ठीक है। राष्ट्रवाद क्या है? एक प्रकार की भावना है जिसमें लोग एकीकृत रहते हैं, इकट्ठा होते हैं, ठीक है, मिलकर किसी भी प्रकार के सिचुएशन का सामना करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? यानी जर्मन के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, यानी जर्मन को एकीकृत होने में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, किस किस वजह से जर्मन इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। तो ध्यान से देखिएगा। कौन कौन से रीजन थे जो जर्मन को इकट्ठा होने से रोक रहे थे, उसके एकीकरण को रोक रहे थे भाई? तो है जर्मनी में लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे, यानी 300 छोटे बड़े राज्य। अब जब इतना बड़ा राज्य, इतनी संख्या में राज्य होंगी तो इकट्ठा होने में दिक्कत होगा ना। देखो 5 लोग होता है तो इकट्ठा करना आसान, पर 300 लोग होगा तो इकट्ठा करने में बहुत मुश्किल आता है। वही कह रहा है कि जर्मन कई छोटे बड़े 300 राज्यों में, लगभग 300 राज्यों में बटा हुआ था, इसीलिए उसके एकीकरण में दिक्कत आ रही थी। और वो भी 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या दिक्कत थी? उनमें धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी, और उनके अंदर धर्म के अनुसार, राजनीति के अनुसार और समाज के अनुसार भी विषमताएं थी, यानी अलग अलग थे। उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का भी अभाव था, और उनके मन में जर्मनी को एकीकृत और जर्मन के अंदर एक प्रकार के जर्मन के प्रति राष्ट्रवाद की भावना, यानी प्रेम और एकता की भावना का भी बहुत अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। जिसके वजह से, इस अभाव के वजह से, इस डिफरेंस के वजह से, इस विषमताएं के वजह से उनके मन में जर्मन को एक करने में उतनी दिलचस्पी नहीं थी, ठीक है।
तो यही मुख्य रूप से बाधाएं थी। पहला 300 छोटा बड़ा राज्य और उन राज्यों में रहने वाले लोगों में इतनी सारी विषमताएं और राष्ट्रवाद का अभाव। ठीक है, ये सब रीजन थे जो जर्मन के एकीकरण के बीच में बाधा बन रहे थे। उसके अलावा ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ये सब भी था, पर मुख्य रूप से यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मेटरनिख युग क्या है? मेटरनिख युग क्या है? तो हम बताए थे नेपोलियन के मरने के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में वियना सम्मेलन हुआ था, उसी के बाद से मेटरनिख युग की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे देखिएगा, वियना कांग्रेस का उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को कायम करना था जिसे नेपोलियन के युद्ध और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। यानी वो सारी व्यवस्थाओं को फिर से स्थापित करने का मन था किसका? वियना कांग्रेस यानी वियना सम्मेलन का, जिसे मेटरनिख ने अपने विजय से अस्त व्यस्त कर रखा था। इसका नेतृत्व ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। इसलिए 1815 से 1848 तक के इस काल को यूरोप में मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि इसका नेतृत्व, वियना कांग्रेस का नेतृत्व जो नेपोलियन की व्यवस्था को खत्म करना चाहता था, उसकी अध्यक्षता, उसकी निगरानी, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका, नेतृत्व किसने किया था? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने किया था। इसीलिए 1815 से 1848 के बीच के काल को किस नाम से जाना जाता है भाई? तो मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नेपोलियन युग खत्म हुआ था उस समय। अब नेपोलियन के बाद वियना कांग्रेस में मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ही उभर के आया था, इसलिए उसी के नाम से उस युग का नाम रख दिया गया, उस समय का नाम रख दिया गया। वीडियो तो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में लंबा हो जा रहा है, तो चिंता नहीं करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, ठीक है? नहीं तो ऐसे शॉर्टकट में केवल पढ़ के हट जाएंगे तो कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ को नहीं आएगा, ठीक है? और बार बार एक और बात कह रहे हैं, इसको और बेहतर तरीके से समझना है तो टॉपिक वाइज ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं इस चैप्टर का। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको एक बार जरूर देख लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण में किन नेताओं का योगदान रहा? यानी इटली के एकीकरण में मुख्य रूप से किन किन नेताओं का योगदान रहा? ये ऑब्जेक्टिव में भी बड़ा पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। कह रहा है 1871 के इटली के एकीकरण में मेजनी, गैरीबाल्डी, काउर जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर इमैनुअल जैसे शासक का योगदान रहा। यानी इटली के एकीकरण में जो कब हुआ था? 1871 में हुआ था। इसमें मुख्य रूप से मेजनी का योगदान था, गैरीबाल्डी का योगदान था, काउंट काउर का योगदान था, और उस समय जो राजा था, शासक था, विक्टर इमैनुअल का सबसे बड़ा योगदान था। इन चारों के योगदान के वजह से ही क्या हुआ? इटली का एकीकरण संभव हो पाया। इसको तो पैगंबर या मसीहा भी तो कहते हैं, इटली के मेजनी को, पढ़े हैं शुरू में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद क्या है? उदारवाद क्या है? देखिएगा आंसर कह रहा है, उदारवाद एक ऐसी विचार है जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता की बात कही जाती है तथा समाज और राष्ट्र के विकास के लिए पुरानी परंपराओं को दरकिनार किया जाता है। यानी उदारवाद एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंदर आर्थिक स्वतंत्रता दी जाती है, लोगों को आज़ादी दी जाती है पूरे तरीके से, जो जैसे जिस तरीके से करना है कर लो, और समाज और राष्ट्र का जो विकास के लिए, कि समाज और राष्ट्र का और विकास हो सके, उसके लिए वो सारी पुरानी परंपराएं जो उनको रोक रही हैं उसको दरकिनार करके आगे बढ़ने की भी आज़ादी ये विचारधारा देती है। कौन सी? उदारवाद की विचारधारा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़िवाद क्या है? रूढ़िवाद एग्जाम में पूछता है, रूढ़िवाद की विचारधारा से आप क्या समझते हैं? रूढ़िवाद क्या है? पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कह रहा है रूढ़िवाद एक ऐसा विचार है जिसमें अतीत संस्कृतियों और कट्टर परंपराओं द्वारा समाज तथा देश के विकास की बात की जाती है। यानी रूढ़िवादी एक
पुरानी विचारधारा है, जो पुरानी परंपराओं को लेके चलता है और कहता है पुराने हिसाब से ही किसी भी जगह का विकास हो सकता है। तो उस तरीके की विचारधारा को ही कहते हैं रूढ़िवाद। यहाँ पे क्या कह रहा है, रूढ़िवाद एक ऐसा विचार है जिसमें अतीत यानी पुराने जमाने, संस्कृतियों और कट्टर परंपराओं के द्वारा समाज तथा देश के विकास की बात की जाती है। यानी पुराने हिसाब से जब देश की विकास की जाए, बात की जाए, तो उस प्रकार का थॉट प्रोसेस कहलाता है रूढ़िवाद। पुराने सोच को आप रूढ़िवादी सोच कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ये क्वेश्चन कई बार आया है, 12 में, 14 में, 16 में, यानी पिछले कुछ सालों में लगातार आया है। कह रहा है जर्मन के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का संक्षिप्त विवरण दे। यानी पूरे जर्मन को इकट्ठा करने में बिस्मार्क की क्या भूमिका रही है। ठीक है, बिस्मार्क की बहुत बड़ी भूमिका रही है जर्मन को इकट्ठा करने में। उसको प्रधानमंत्री बनाया ही गया था इसीलिए कि वो जर्मन को इकट्ठा करे। ठीक है, देखते हैं। उत्तर है जर्मन के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क की रही। यानी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही जर्मन के एकीकरण में भाई, तो बिस्मार्क की रही। उसने सुधार एवं कूटनीति के तहत एकीकरण का प्रयास किया। सुधार एवं कूटनीति के तहत एकीकरण का प्रयास किया। वो प्रशा का चांसलर था, वो प्रशा का चांसलर यानी प्रधानमंत्री था। उसने रक्त एवं लौह की नीति का प्लान किया, पालन किया। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो ध्यान रखेंगे बिस्मार्क ने किया, जो प्रशा का चांसलर था, जो जर्मन का ही एक बहुत बड़ा भाग था। ठीक है, सर्वप्रथम उसने क्या किया बिस्मार्क ने, सर्वप्रथम इटली के एकीकरण के लिए सर्वप्रथम उसने फ्रांस और ऑस्ट्रिया से संधि कर डेनमार्क पर अंकुश लगाया। पहले क्या किया, वो फ्रांस और ऑस्ट्रिया से संधि कर डेनमार्क पर अंकुश लगाया। फिर 1864 में उसने डेनमार्क पर आक्रमण कर सेल्सविग और हाल्स्टाइन को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, उसके बाद पहले अंकुश लगाया डेनमार्क पर, फिर उस पे 64 पर आक्रमण कर दिया और अपने अधीन कर लिया। किसको, सेल्सविग और हाल्स्टाइन को अपने अधीन कर लिया। फिर क्या किया, बिस्मार्क ने फ्रांस से संधि कर 1866 में सेडवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया। अंततः उसके बाद क्या किया, उसके बाद 1870 में सेडोन के युद्ध में फ्रांस को पराजित कर फ्रैंकफर्ट, ये एफ है, फ्रैंकफर्ट की संधि की और फ्रांस की अधीनता वाले सारे राज्य को जर्मनी में मिलाकर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। यानी इतना दिमाग लगाया, तब जाके बिस्मार्क के इतने बड़े दिमाग से इतना क्रिया करने के बाद जर्मन का एकीकरण कंप्लीट हो पाया। कह रहा है क्या किया, पहले बात तो डेनमार्क को लाइन से हटाया, किसका, ऑस्ट्रिया और फ्रांस का इथी लेकर। उसके बाद फ्रांस का साथ लेकर ऑस्ट्रिया को हरा देता है 1866 में सेडवा के युद्ध में। उसके बाद जब ऑस्ट्रिया लाइन से हट गया, डेनमार्क लाइन से हट गया, उसके बाद फ्रांस से 1870 में सेडोन का युद्ध लड़ लेता है और उसमें फ्रांस को भी पराजित कर देता है। और उसके बाद फ्रांस के साथ फ्रैंकफर्ट की संधि करता है और फ्रांस के अधीन जितने भी जर्मन के राज्य थे उनको लेकर पूरे जर्मन का एकीकरण कंप्लीट कर लेता है। देखो कितना चालू किस्म का व्यक्ति था। उसके अलावा दो चीजें ध्यान रखेंगे आप इसमें कि ऑब्जेक्टिव में बड़ा पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी बताए हुए हैं कि 1866 में सेडवा का युद्ध ऑस्ट्रिया से लड़ा था, कौन, जर्मनी या प्रशा जो भी बोल दे, ठीक है वो, और जिसमें ऑस्ट्रिया हार गया था। और 1870 में सेडोन का युद्ध फ्रांस से लड़ा था जिसमें फ्रांस हार गया था। यानी दोनों सेडोन और सेडवा दोनों युद्ध कौन जीता था, जर्मनी ही जीता था, या प्रशा बोले तो प्रशा ही जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, टाइम बीतता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? और ये क्वेश्चन इस चैप्टर से सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, 13 में, 14 में, 19 में, 20 में, 22 में, 24 में। ठीक है, क्या पूछ रहा है? 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? ध्यान रहे हम फ्रांस की 3 क्रांति लिखवाए हैं। ठीक है, एक 1789, दूसरा 1830, तीसरा 1848। ये तीनों का जब हम पढ़ा रहे थे तो तीनों के कारण भी लिखवाए थे, किस कारण के वजह से ये क्रांति हुई और इसका परिणाम भी। तो तीनों के कारण और तीनों के परिणाम अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रांस के क्रांति से इन तीनों टाइप के प्रश्न। ठीक है, कि उसके क्या कारण थे, इसके क्या कारण थे और इसके क्रांति के क्या कारण थे और उसका परिणाम क्या पड़ा। ठीक है, जिसमें से हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं 1848 वाला। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? क्या कारण थे भाई? तो देखेंगे 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहली बात ये बता दें, 1848 की क्रांति लुई फिलिप के खिलाफ हुई थी। ठीक है, यहाँ पे प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला कारण क्या है? लुई फिलिप की नीति की असफलता, यानी लुई फिलिप ने जितनी भी नीति बनाई वो सब असफल हो गया। वो गीजो को प्रधानमंत्री बनाना होगा या मध्य वर्ग के साथ या पूंजीपति लोगों के साथ रहना हो गया, इनकी विदेश नीति भी एकदम खराब थी। तो उन सब असफलताओं के वजह से जनता को तकलीफ हुआ और जनता ने क्या किया? 1848 में फ्रांसीसी जनता ने क्रांति कर दी। दूसरा, मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव, मध्यम वर्ग के लोगों का शासन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था, ये भी एक रीज़न बना। तीसरा, राजनीतिक दलों से संगठन का अभाव, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, आपसी संगठन का भी अभाव था जिसके वजह से। चौथा, समाजवाद का प्रसार, समाजवाद का प्रसार हो रहा था और ये उस पर काम नहीं कर पा रहे थे, ये भी एक रीजन था। गीजो भी एक रीजन था, गीजो को प्रधानमंत्री बनाना, गीजो को प्रधानमंत्री बनाना भी एक रीजन था जिसके वजह से 1848 की क्रांति हुई। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। क्या कह रहा है कि सबसे मेन रीजन तो ये था कि वो जनता के जरूरतों को नहीं समझ पाया और समझ के सॉल्व भी नहीं कर पाया, जिसके वजह से जनता में आक्रोश आया और ये क्रांति का सूत्रपात हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी क्या, कौन और किस तरीके से था? ठीक है, यहाँ पे देखते हैं गैरीबाल्डी के कार्य। उत्तर है ज्यूसेप गैरीबाल्डी का जन्म 1807 में नीस नामक नगर में हुआ था। वो मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काउर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। पहले गैरीबाल्डी किसके विचारों का समर्थक था? मेजनी का। बाद में किससे प्रभावित हो गया? तो काउर से प्रभावित हो गया। ठीक है, 1862 में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, तब जिसके विचारों से ये समर्थक था, ठीक है, वही काउर ने गैरीबाल्डी के इस अभियान का विरोध करते हुए रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना भेज दी। पिडमाउंट एक बहुत बड़ा क्षेत्र था इटली का, वहां की सेना, जहां का ये चांसलर भी था काउर, वहां प्रधानमंत्री था, वहां की सेना को भेज देता है रोम को बचाने के लिए। जबकि गैरीबाल्डी काउर के तरफ से ही लड़ रहा था, विक्टर इमैनुएल के तरफ से ही लड़ रहा था, फिर भी वो भेज देता है। ठीक है, गैरीबाल्डी को इस बात का धक्का भी लगता है, उसके बाद वो सब युद्ध लड़ना छोड़ भी देता है। पर आगे देखिए क्या कह रहा है। गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सहस्त्र सेना बनाई, यानी अपने कर्मचारी, क्योंकि गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था,
ठीक है। तो अपने कर्मचारियों और स्वयं सेवकों के साथ एक सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया और अपने सैनिकों को लेकर इटली के दो प्रांत के किस पे सिसिली तथा नेपल्स पे आक्रमण किया। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरिबाल्डी का समर्थक बन गई। कहने का मतलब है जब गैरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स में आक्रमण करने गया तो वहां पे ऑलरेडी जो वहां की जनता थी वो वहां पे बुर्बो वंश का राज शासन था, उससे तंग आ चुकी थी। तो उनको लगा कि गैरिबाल्डी कम से कम कोई हमारा सहायता करने आ रहा है, तो उसी के समर्थक बन गए। वो सारे गैरिबाल्डी का साथ देने लगे तो गैरिबाल्डी की सेना और बड़ी हो गई, ठीक है, समर्थक बन गए। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ की सत्ता संभाली। यानी वहां पे बुर्बो वंश से इन दोनों प्रांतों को आजाद दिलवा देते हैं और वहां पे गणतंत्र की स्थापना कर देते हैं और विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहां पे सत्ता संभाल लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, कह रहा है दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्रों को बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। क्योंकि उन्होंने ये दो प्रांत जब जीत लिए थे ना, उसके बाद रोम में लड़ने गए थे और वही ऊपर बताए थे ना, रोम में लड़ने गए थे तो कावूर जो थे वो सेना भेज देते हैं रोम को बचाने के लिए। तो उसके बाद ही इनको बुरा लग जाता है और वो अपने जीते हुए दो प्रांत कौन कौन से, सिसिली और नेपल्स को क्या करते हैं, बिना किसी संधि के। आज के समय में लोग 1 रुपया बिना कागज पर लिखवाए नहीं देता है, 100 रुपया 50 रुपया 50,000 10,000 रुपया देता है तो कागज पर लिखवाता है, स्टाम्प पेपर पर लिखवाता है, सादा पेपर पर लिखवाता है। वो दो राज्य दो प्रांत ऐसे ही दे देते हैं बिना किसी संधि को। किसको, विक्टर इमैनुअल। और विक्टर इमैनुअल की सेना से जीते भी नहीं थे, वो अपनी सेना से जीते थे, फिर भी दे देते हैं, ठीक है, सौंप दिया। वो अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसर हुआ और वो सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर देते हैं जितनी भी उनके पास संपत्ति थी, और एक नॉर्मल किसान की भांति अपना जीवन यापन करना शुरू कर देते हैं। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था और इटली के एकीकरण में इस तरीके से गैरिबाल्डी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि दक्षिण इटली को एक करने में सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं की थी। सबसे बड़ी क्या, पूरी भूमिका इन्हीं की थी, ठीक है। सोचो, इनके विचारों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत जोर शोरों से लिया गया था, ठीक है। इनके उदाहरण दिए जा रहे थे लाला लाजपत राय के द्वारा। एक और क्वेश्चन है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। शॉर्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया पर कोई नहीं। क्वेश्चन है 15 नंबर, वियना सम्मेलन की विवेचना करें। वियना सम्मेलन की विवेचना करें, वही वियना सम्मेलन जिसके बारे में 2-3 बार, वियना कांग्रेस के बारे में हम लोग 2-3 बार ऑलरेडी पढ़ लिए। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ ही लिए हैं, वियना सम्मेलन की उपलब्धि, वियना सम्मेलन, एक ही क्वेश्चन कई बार है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, एक बार पढ़ देते हैं इसको, बाकी समझ में आ जाएगा। इसके बारे में ऑलरेडी कई बार बता दिए हैं। कह रहा है वाटरलू के युद्ध के बाद सन 1815, वाटरलू के युद्ध याद है ना, नेपोलियन जिसमें हारा था। वाटरलू के युद्ध के बाद सन 1815 ईस्वी में फ्रांस में नेपोलियन युग की समाप्ति हो गई और 1815 ईस्वी में ही यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जमा हुई। इन सब को यह उद्देश्य था कि यूरोप महादेश में उसी व्यवस्था को फिर से स्थापित करना है जिसे नेपोलियन ने अपनी युद्ध के द्वारा अस्त व्यस्त कर दिया था, ठीक है। वियना व्यवस्था के तहत फ्रांस में क्रांति के पूर्व की व्यवस्था करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा किसी भी प्रकार के गणतांत्रिक सुधारों का विरोध किया गया। मेटरनिक जो किसी
मेटरनिक जो कि वियना सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था, इटली में राष्ट्रवाद का विकास नहीं चाहता था, इसीलिए उसने इटली को भी कई भागों में बांट दिया। अतः वियना सम्मेलन को किसी हद तक प्रतिक्रियावादी शक्तियों की जीत कहा जा सकता है। ठीक है, यानी वियना सम्मेलन की विवेचना करें तो वियना सम्मेलन वही वाटरलू के युद्ध में जब नेपोलियन हार गया था, तो उसके बाद यूरोप की सभी शक्तियों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के अंदर एक सम्मेलन किया था, जिसको वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और उस सम्मेलन का उद्देश्य था कि सभी पुरानी व्यवस्था को फिर से स्थापित किया जा सके। नेपोलियन ने जितने बदलाव लाए हैं उस सारे बदलाव को खत्म किया जा सके और फिर से पुरानी व्यवस्था को लाया जा सके, और इटली के एकीकरण को रोका जा सके। ये भी इनका मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए इटली को कई भागों में बांट दिए थे और इन्होंने बहुत हद तक अपने विचारों में सफलता भी हासिल की। इस क्वेश्चन के साथ चैप्टर फर्स्ट, हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो खत्म होते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन, जितने भी लॉन्ग VBI क्वेश्चंस हैं उनके साथ। ठीक है, और उसको भी बढ़िया से पढ़ेंगे और फर्स्ट चैप्टर से कोई भी प्रश्न आ जाए एकदम नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए, नमस्कार।